हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 6 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। देखिए जो कुषाण थे उन्होंने निम्नलिखित किन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। पेशावर और मालवा, पेशावर और मथुरा, पेशावर और वाराणसी या फिर पेशावर और उज्जैन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो दो सेंटर्स कौन से थे, दो केंद्र कौन से थे, तो वो थे आपके पेशावर और मथुरा। कौन से थे? पेशावर और मथुरा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बिल्कुल सही है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। बिल्कुल सही है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों ही पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बिल्कुल सही है। यहाँ पर मनसबदारों के सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। देखिए एक निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसको जात कहा जाता था। तो यहाँ पर जो आपका ये बी पॉइंट है वो आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, और सिर्फ ए ही पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, सही है। ए सही है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर आपका गलत है कि एक संख्या पर निर्भर था। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो अशोक इंस्क्रिप्शन है वो हैज़ बीन फाउंड इन ग्रीक एंड अरामिक लैंग्वेज। तो देखिए कौन से हैं वो, यहाँ पर कंधार है, मॉस्की है, टॉपरा है या फिर कालसी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका कंधार। क्या बोलते हैं उसको, कंधार। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, द गोंड किंगडम ऑफ गंडकटका हैड 70,000 विलेजेस, दिस इज मेंशन इन। देखिए जो गोंड राज्य है गढ़कड़ंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लिखित किया गया है। तो देखिए कहाँ पर, उयाकोडन उदयार के अभिलेख में, अकबरनामा में, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मैथ वर्ल्ड के वर्णन में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 किस चीज़ में है, तो वो है आपके अकबरनामा में इसका जिक्र है। किसमें? अकबरनामा में। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए है और कारण आर है, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की कास्ट प्रतिमा बनाई जाती है। देखिए जो स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा, बिल्कुल सही है, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की कास्ट प्रतिमा बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। कारण है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थायी देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। तो देखिए कौन सा कथन है जो बिरसा आंदोलन के संबंध में आपका सही है। बिरसा के अनुयायियों में लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक माना गया था, ऐसा नहीं था। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही है। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। देखिए बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध में था, ये भी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया, ये आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी जीविका चला रही थीं, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं, बिल्कुल सही है।
1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 1880 के दशक तक स्थिति यहाँ तक हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। बिल्कुल सही है। देखिए दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। ए जो है वो बी का कारण है। देखिए ए जो है वो बी का कारण है कि ऐसा क्यों हुआ, भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे वो ब्रिटेन से बना होता था, तो वो इसलिए होता था क्योंकि लाखों ग्रामीण महिला जो सूत काट कर अपनी जीविका चला रही थी वो 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। इसी कारण क्या हुआ, जो आपकी बी घटना है वो घटित हुई। तो जो ए है वो बी का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए दोनों ने ही विरोध किया था औपनिवेशिक शिक्षा का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए ये कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो है आपके राजा राम मोहन रॉय। किसके साथ, राजा राम मोहन रॉय के साथ जुड़ा हुआ है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्न में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर ध्यान दिया। तो देखिए कौन से संगठन ने किया था, सनातन धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल या फिर सत्यशोधक समाज। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका सत्यशोधक समाज। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में ए और बी कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, बिल्कुल सही है। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, ये भी आपका सही है। तो देखिए दोनों पॉइंट ए और बी यहाँ पर क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। ए और बी दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय। देखिए यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ए ओ हुमायूं के द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा या फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो देखिए जो आपका पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो देखिए किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो यहाँ पर देखिए भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, चीन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 1। भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र जो थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। देखिए कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो देखिए यहाँ पर बृहस्पति, शनि और यूरेनस तीनों के चारों ओर छल्ले होते हैं, लेकिन नेपच्यून यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए, बी, सी आपके तीनों सही हैं पॉइंट, लेकिन डी जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, गलत है। ठीक है, डी पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो देखिए जो ये कौन से यामोत्तर पर आधारित है, तो वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। किसमें, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। तो देखिए क्या चीज़ है जो यहाँ पर ऋतु में परिवर्तन को संभावित करती है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन, सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन या फिर सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही आपके क्या हैं, जो ऋतु में परिवर्तन है उसको संभावित करते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूमती है। तो देखिए 24 आवर्स में कितना घूमती है, तो वो घूमती है आपका 360 डिग्री। इसका मतलब 1 आवर में कितना घूमेंगे, 1 आवर में घूमेंगे आपका 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री घूमेंगी 1 आवर में, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो देखिए 30 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा। देखिए 15 डिग्री आपका कितने के इक्वल है,
1 आवर के इक्वल है, तो 30 डिग्री कितने के इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लायर हो रहा है, 15 टू 30, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लायर होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 घंटे, कितना हो जाएगा आपका 2 आवर। अब देखिए बजा कितना है, 12 बजे हैं। 12 में आपको क्या करना है, जब आप पूर्व की ओर चलते हैं, कहाँ पर बोल रहा है ये, इस प्रकार अब ग्रीनविच के दोपहर 12 बजते हैं, तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो देखिए जब पूर्व में चलते हैं तो तब क्या होता है आपका ऐड होता है, क्या होता है आपका ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए जब 12 में हम 2 घंटे को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे आपके 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 PM, कितना बच जाएगा आपका 2 PM। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन्य पाए जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार के वन्य जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, सूक्ष्म पर्णपाती वन या फिर शीतोष्ण वन। तो देखिए जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पाए जाते हैं आपके केवल ए आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए। कथन ए है ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी और सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की भूपरपटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही होगा, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 1 जो पॉइंट 1 है, मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण होती हैं, यही आपका सही है। उसके अलावा दोनों पॉइंट आपके गलत हैं, ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। देखिए संघनन के संदर्भ में आपको पढ़ना है जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं, बिल्कुल सही है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी होती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, बिल्कुल सही है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है क्योंकि देखिए जो एंटीलोप है उसका जो इस्तेमाल है वो शाहतूश के लिए किया जाता है। कैसे, यह वजन में हल्का होता है, यह अत्यधिक गर्म होता है, यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। तो देखिए क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह वजन में हल्का होता है और यह अत्यधिक गर्म होता है, यह अधिक संख्या में पाया जाता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी पॉइंट यहाँ पर आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। देखिए जो नवीकरणीय संसाधन हैं वो सीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। देखिए जो नवीकरणीय संसाधन है वो सीमित नहीं होते हैं, वो रिन्यूएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आते रहते हैं प्रकृति में, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि जो नॉन रिन्यूएबल जो आपके रिसोर्स होते हैं उनकी तुलना में जो आपके रिन्यूएबल संसाधन होते हैं वो जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ए तो गलत है लेकिन बी पॉइंट क्या है आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलों के खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का कौन सा क्रम होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। तो देखिए कौन सा है जो सही होगा, विवृत खनन, हुबकी खनन या फिर आखनन। तो देखिए कौन सा विकल्प जो है वो यहाँ पर आपका सही है, जिसका क्रम आपका सही है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है आपका आखनन, दूसरे नंबर पे आता है आपका विवृत खनन और थर्ड नंबर पे आता है आपका कूपकी खनन। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सी, ए और बी आपका सही क्रम होगा खनिज को बाहर निकालने का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ये तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, इसे कर्तन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही होगा, तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं,
तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती हैं। कर्तन और दहन कृषि के काम के नाम से भी जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बेल्ट पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे। तो देखिए किसमें, प्रेयरी और बेल्ट पर परिचर्चा अगर आप कर रहे हैं तो देखिए किन विश्व में किन मानचित्रों को आप अंकित करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कनाडा, अमेजन बेसिन, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही होगा, तो वो है आपका कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हों के रूप में देखने से रोकती हैं। देखिए क्या ये पॉइंट आपका सही है, तो बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, तो ये भी आपका सही है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं, तो ये देखिए आपका बिल्कुल गलत है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं उनमें हमें उन कामों को करने का मौका मिलता ही नहीं है जिसमें हम अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और बी पॉइंट हैं आपके यहाँ पर क्या है, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। तो देखिए ऐसा कहाँ पर है, पंजाब तमिलनाडु में, केरल और लद्दाख में, असम और हरियाणा में या फिर गुजरात और तेलंगाना में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 केरल और लद्दाख में। कहाँ पर, केरल और लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है, मंत्रियों और उनके मुखियाओं की परिषद, योग्य नागरिकों का प्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव या फिर पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होता है, तो देखिए जो प्रेसिडेंट की जो इलेक्टेड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय इलेक्टोरल कलीग। देखिए यहाँ पर जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास आपकी देखिए यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे आगे जो भी आपके क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।